नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सत्ता के नए प्रयोग। मध्य प्रदेश में वैसे सत्ता के नवाचार पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हम बात इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों सरकार की उपस्थिति जनता के बीच में दर्ज कराना चाहते हैं और प्रशासन तंत्र के भीतर भी। इसके चलते वो उन छोटी छोटी सी बातों पर जो बहुत नाजुक होती है उस पर कठोर एक्शन ले रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संवेदनशील है, जनता के प्रति अनुराग रखने वाली है और ऐसे में जो जनता लोकतंत्र में दलों की, राजनेताओं की भगवान होती है, उसके बारे में कुछ भी वो कमतर बात नहीं सुनना चाहते। इसी के चलते उन्होंने एक कलेक्टर की विदाई की है जिसने एक ड्राइवर से कहा था कि अपनी औकात पूरा हो। तो ये बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं कि सत्ता के नए प्रयोग मध्य प्रदेश में तेजी के साथ चल रहे हैं। ज़रूरत है तो उनके टिकाऊ होने की। पहले सुन लेते हैं कि सत्ता ने डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार में आते से क्या क्या घोषणाएं करी और क्या क्या प्रयोग शुरू किए। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन के साथ इलेक्शन मोड पर आ गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नायक अवतार में हैं। उनके स्वरूप की झलक शपथ लेते ही दिखी थी, जब शपथ लेने के कुछ देर बाद ही उन्होंने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले गुंडों के घर नेस्तनाबूद करवा दिए। ये साफ संदेश था, शांति के टापू में अशांति के सौदागरों की कोई जगह नहीं है। इसके बाद गुना बस हादसे में उन्होंने अफसरशाही पर बॉटम टू टॉप एक्शन लिया। परिवहन अधिकारी सीएमओ से लेकर एसपी कलेक्टर तक नप गए। अब उन्होंने शाहजहांपुर में ट्रक चालक के अपमान पर कलेक्टर को चलता करने में जरा भी देर नहीं की। संदेश साफ है कि सरकार जनता की है तो जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी परेशानी पर बल न आए। अब सरकार इससे भी आगे आपकी सरकार आपके द्वार की राह पर बढ़ चली है। सरकार सिर्फ भोपाल के वल्लभ भवन से नहीं चलेगी, भिंड से बैतूल, रतलाम से रीवा, सबका सरकार पर बराबर का हक है। इसी पर आगे बढ़ते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ गई है। कैबिनेट की बैठकें राजधानी से बाहर शुरू हो गई हैं। पहली बैठक जबलपुर में हुई, जहां कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां से पूरे महाकौशल अंचल को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट की पहली बैठक महाकौशल की संस्कार धानी जबलपुर में हुई। मालवा निमाड़ की राजधानी उज्जैन में अगली बैठक होगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ग्वालियर में भी बैठक की तैयारी। विंध्य के राजनीतिक केंद्र रीवा में भी कैबिनेट बैठेगी। बुंदेलखंड के सागर में भी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इन बैठकों का एजेंडा साफ है कि सरकार ये संदेश देने की कोशिश में है कि वो पूरे प्रदेश के एक साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है। इसके पहले कैबिनेट के गठन में भी यही संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसके राजनीतिक मायने भी हैं। कुछ ही महीने बाद देश में नई सरकार के लिए चुनाव होने हैं। भाजपा का लक्ष्य इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का है। हालांकि भाजपा के नेता खुलकर ये मानने को तैयार नहीं है कि सत्ता के आंचलिक शक्ति केंद्र बनाने के पीछे की एक मंशा ये भी है। वहीं कांग्रेस इसे इवेंट बता रही है। कांग्रेस अफसरों पर एक्शन को भी इमेज बिल्डिंग की कोशिश करार दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार जो है इमेज बिल्डिंग क्राइसिस से गुजर रही है। बैठकें तो कहीं ले लो, विकास पहुंचना चाहिए, वहाँ जन कल्याण वहाँ होना चाहिए। बैठक लेने का क्या है? जो समोसे वल्लभ भवन में बैठ के खाना है वो समोसे जो है जबलपुर में बैठ के खा लोगे। लेकिन जबलपुर के लिए रोड मैप क्या है आपके पास? ये चीज स्पष्ट सामने आनी चाहिए। गाँव में होनी चाहिए बैठकें, तो कभी एक आध बार किसी गाँव में भी कर लो, रिमोट गाँव में। सरकार वही जो जनता के मन में क्या है ये समझे। वैसे में ये जो गरीबों की सरकार है, इसमें इस तरह की शब्दावली ना सरकार का कोई प्रतिनिधि उपयोग में ले सकता है, ना ही कोई अधिकारी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये जो सख्त एक्शन अपनाया है, उससे तय हो चुका है कि सरकार का रवैया आम आदमी के प्रति क्या है। कोई गलतफहमी में ना रहे। जबलपुर जो संस्कार धानी है, वहाँ पे ये बैठक होना वहाँ के क्षेत्रीय विषयों को भी उठाएगा, वहाँ के जितने भी महापुरुष रहे उन सबको सम्मानित भी करेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कई राजनीतिक नवाचार किए हैं। इन्हीं नवाचारों की वजह से न केवल वो बहुमत से सत्ता में आई, बल्कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन मैनेजमेंट की चर्चा दिल्ली तक में है। इसे देश भर में लागू करने का प्लान भाजपा बना रही है। देखना यह है कि सत्ता के नए शक्ति स्थल बनाने की उसकी ये पहल भी कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो हमने सुना कि किस तरह से सरकार अपने कामकाज को जनता के बीच में असरदार तरीके से ले जाना चाहती है और वो अपनी
उपस्थिति भी दर्ज करना चाहती है, खासतौर से नौकरशाही के बीच में। तो चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे 3 मेहमान, मध्य प्रदेश के युवा पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी, संदीप पौराणिक जी और रंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सब चीज़ें हैं, आपने तो कई दशकों से बहुत सारी सरकारें देखी हैं। अगर हम बात करें तो गोविंद नारायण सिंह से लेकर जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की, बहुत सारे नुस्खे अपनाए जाते हैं जनता के दुख हरने वाले। हर सरकार क्योंकि जनता के बीच से गुजर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उन चीज़ों को जानते हैं। जो शर्मा जी, मोहन यादव ने एक काम शुरू किया है जो तहसील स्तर पर साइबर तहसील का काम शुरू किया है, उसमें सबसे बड़ा जो लाभ या राहत जो मिलने की बात है वो ये कि किसान जब ज़मीन खरीदेगा तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसका नामांतरण भी हो जाएगा। ये एक बड़ा काम है। और सबसे खास बात, मैं 1-2 वाक्य और जोड़ूंगा इसमें, कि समय सीमा के भीतर अगर काम निपटते हैं तो भ्रष्टाचार भली खत्म ना हो लेकिन कम जरूर हो जाएगा। ये ताकीद अगर इस सरकार के जरिए हो गई तो फिर हम ये कह सकते हैं कि राम राज्य भले ही ना आए लेकिन लोग इतनी राहत महसूस करेंगे कि 22 जनवरी को जो रामलला की मूर्ति की स्थापना होने वाली है अयोध्या में, वहाँ जो भी कुछ होगा वो अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग भी ये महसूस करेंगे कि सरकार में बहुत बदलाव आया है और लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं जबलपुर की कैबिनेट की बैठक को? और फिर जैसा हमारे इसमें बताया गया है कि सारे अंचलों में बैठक होगी, ग्वालियर में होगी, उज्जैन में होगी, इंदौर में होगी, मालवा निमाड़ की बात करें, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन को और क्या महसूस करते हैं कि ये बना रहेगा या ये शुरुआती मामला है? क्योंकि अभी तो सरकार और जनता के बीच हनीमून पीरियड है, ये कितने दिन चलने वाला है? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, अगर व्यक्ति बदलता है और सरकार का स्वरूप बदलता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रशासन में बदलाव आना ही चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मनुष्य परिवर्तन पसंद भी करता है, तो ये बदलाव आना चाहिए। अब दूसरी बात, कहीं ना कहीं कहने के लिए हमको 77 वर्ष हो गए और प्रजातांत्रिक सरकारें देश में भी हैं और प्रदेश में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 90% जो तंत्र था वो उसकी नींव अंग्रेजों ने रखी थी और पावर सेंटर जो था वो तंत्र हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार कोई भी आए उसको तंत्र पर थोड़ा सा अपना रौब दौब दिखाना बहुत आवश्यक है। तो मोहन यादव जी जो काम कर रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से तंत्र पर कहीं ना कहीं रौब दौब दिखाने की दृष्टि से ही काम कर रहे हैं। दूसरी एक और बात राघवेंद्र जी देखें, हर सरकार, जो भी सरकार आती है वो जन कल्याणकारी योजना बनाती है, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन का काम कहीं ना कहीं वो जो प्रशासन तंत्र होता है वो उसके ऊपर होता है। अगर वो लापरवाह है, वो काम में गड़बड़ करता है तो योजनाओं का लाभ उसके हितग्राहियों तक कम पहुंचता है। और यही कारण है कि कितनी योजनाएं हैं जो बीच में अधूरी रह जाती है और उनके कई बार तो फंड ही पूरे नहीं हो पाते, वो लैप्स हो जाते हैं। तो ये जो अभी मोहन यादव जी ने जो 2 काम किए हैं, एक तो प्रशासनिक कसावट का कहीं ना कहीं रौब रहना चाहिए प्रशासन पर, एक बात। दूसरा, उन्होंने जो खास तौर से मंत्रिमंडल की बैठकों को हर संभाग में होगी, यद्यपि ये प्रयोग पहला नहीं है, इससे पहले भी प्रयोग होते थे। पचमढ़ी में बैठक हुई है, हनुमंतला तैया में बैठक हुई है, जबलपुर में हुई है, छत्तीसगढ़ था तो अब रायपुर में भी हुई है। तो ये पहला प्रयोग नहीं है, लेकिन इस प्रयोग को नियमित बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है कि और उसमें बाकायदा जो सूची जारी कर दी कि अगली बैठक कहाँ होगी और उसके बाद की बैठक कहाँ होगी, इससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र में कसावट आएगी और उस कसावट से प्रशासन तंत्र पर दबाव बनेगा और लोकशाही जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्रिय रहेगी। बिल्कुल जी। संदीप जी, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जब कोई भी बदलाव होता है तो जाहिर है कि नया व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से नए काम करता है। मोहन यादव ने शुरुआत बहुत अच्छी की है, टेक ऑफ बहुत अच्छा है, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये बदलाव और ये कठोरता अगर बरकरार रहती है तो फिर जनता के बीच में बहुत एक तरह से खुशी की बात होगी, लोग राहत महसूस करेंगे। आपका क्या सोचना है डॉक्टर मोहन यादव के बारे में कि उनके तेवर कितने दिन तक बरकरार रहेंगे या ये लंबे समय तक चलने वाले हैं? देखिए राघवेंद्र जी, शुरुआत कहते हैं किसी भी चीज की अच्छी हो तो आधा काम माना जाता है पूरा हो गया। मुझे लगता है कि मोहन यादव ने शुरुआत बेहतर की है। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो कई तरह के सवाल भी उठे थे उनके अनुभव को लेके, उनके तमाम कार्यशैली को लेके,
लेकिन जिस तरह के नतीजे पिछले एक पखवाड़े में आए हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि जो उनके वादे हैं या मोदी की गारंटी है, उसको पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासनिक कसावट लाने की। जैसे रमेश जी ने कहा, मैं बात से सहमत हूं कि अगर आप अलग अलग बैठकें करेंगे, अलग अलग जाके कैबिनेट की बैठकें करेंगे, तो वहां के प्रशासन तंत्र में कसावट आएगी। बीते दिनों में जो फैसले भी हुए हैं, चाहे वो गुना वाली घटना हो और चाहे शाहजहांपुर वाला मामला हो, आपने संदेश दिया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो राजा नहीं है, वो कुछ भी करें चलेगा नहीं। क्योंकि जनता के बीच ये भी मैसेज देना आपको जरूरी है कि जब सरकार का चेहरा बदला है तो उसकी कार्यशैली भी बदली है। क्योंकि हम लोग याद करते हैं कि शिवराज जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब फैसले लेने में कुछ लचरता तो थी, ढीलापन तो था, प्रशासन की कसावट बेहतर नहीं थी, और ये आरोप उन पर लगते भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन पर आरोप नहीं लगे कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को वो संभाल नहीं पाए। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे और निचले स्तर पर जाकर, संभाग स्तर पर जाके आप कैबिनेट की बैठकें करेंगे, तो दो तरह की चीजें होती हैं राघवेंद्र जी। एक तो आपको जमीनी फीडबैक मिलता है कि वाकई में उस इलाके की हालात क्या हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर भोपाल में लेके बैठक करे तो भोपाल के अधिकारी बहुसंख्यक रहते हैं। जब आप जबलपुर जाते हैं तो जबलपुर के कमिश्नर कलेक्टर से भी आपकी बात होती है, उस इलाके के कमिश्नर कलेक्टर से बात होती है, तो बहुत सी जानकारियां आती हैं, जनप्रतिनिधि से मिलते हैं तो शिकायतें आती हैं, फैसले लेने में आसानी होती है और जनता का काम भी बेहतर हो सकता है। लेकिन आपने बात सही कही कि आने वाले समय में हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्या यही रुख रहेगा या शुरुआती तौर पर ही ये रुख नजर आ रहा है? बिल्कुल, दरअसल लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि आम जनता से ज़्यादा इस बात की प्रतीक्षा नौकरशाही की भीतर होगी, क्योंकि नौकरशाही इस बात का जिक्र करती जरूर होगी कि हमने ऐसे कई मुख्यमंत्री देखे जो शुरुआत में तो बहुत कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, बाद में फिर वो धीरे धीरे उनमें एक तरह से लचीलापन आता है, ये उदारता आती है, जो भी शब्द हम देना चाहें। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? अगर ये लंबा चलेगा तो मध्य प्रदेश का सौभाग्य होगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मध्य प्रदेश के युवा पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव चतुर्वेदी जी, आज आपका जन्मदिन भी है, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई IND24 की तरफ से भी आपको और हमारे साथियों की तरफ से कि ये साल आपका शुभ हो, मंगलमय हो। दरअसल चर्चा की शुरुआत हमने की थी सत्ता के नए प्रयोग नवाचार से। तो हर कोई जो नया व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से नया करना चाहता है, उसका अपना सोच और संसार होता है। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, वो अपनी सोच के हिसाब से मध्य प्रदेश में कसावट लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें अगर निरंतरता होगी तो ये लंबा चलेगा। ऐसा ना हो कि T20 और वनडे मैच की तरह जल्दी से खत्म हो जाए। आपकी राय? कैबिनेट की बैठक भोपाल के बाहर शुरू की है, सरकार ने नौकरशाही पर कसावट लाने की बात की है और तत्काल कठोर फैसले की बात की है। एक कलेक्टर को कल हटाया, इसके पहले एक एक्सीडेंट में उन्होंने कलेक्टर SP के साथ साथ RT और CMO को हटाया था। तो ये चीज़ें तो बताती है कि जो उनके साथ उनके सहयोगी की जो टीम है वो जनता के प्रति प्रशासन को मजबूत करना चाहती है, ताकि जनता में प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर भरोसा पैदा हो। आपकी राय? राघवेंद्र जी, प्रशासनिक और जो कार्रवाइयां की हैं, जो राजनीतिक कदम उठाए हैं, वो नवाचार की दृष्टि से बहुत उचित माने जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है पूरे मध्य प्रदेश के सामने, आर्थिक हालात की, वित्तीय हालात जो गड़बड़ाए हुए हैं, जब तक उसको लेकर के कोई एक रोड मैप नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है तब तक इस तरीके के नवाचार उतने ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। आप देखिए कि जो बजट, मध्य प्रदेश का बजट आने वाला रहता है, उसके लिए 3 महीने पहले काम शुरू होता है। लगभग सितंबर अक्टूबर से काम चालू हो जाता है, और उस समय से मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी थी, प्रशासनिक तौर पर भी कोई काम नहीं हो पाया है, और सरकार बनने के बाद भी अभी तक बजट को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में जो आर्थिक समस्या है वो तो है ही है, और भविष्य में भी उन आर्थिक सुदृढ़ता को लेकर के क्या काम किया जाएगा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर कदम उठाया जाना चाहिए। नवाचार की दृष्टि से हम इसे बहुत ठीक कह सकते हैं, लेकिन जब इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो शायद आर्थिक हालात के कारण वो दिक्कतें जो खड़ी होंगी वो मोहन यादव की छवि को बिगाड़ने वाली साबित होगी। और प्रशासनिक दृष्टि से तो निसंदेह जो उन्होंने कदम उठाए हैं उन्हें मैं बेहतर मानता हूं। बहुत लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई हुई। बिल्कुल,
दरअसल डबल इंजन की सरकार है गौरव जी, तो आर्थिक स्थिति में जो कमी बेशी है, हमें लगता है कि केंद्र सरकार मदद करेगी और उस मदद के चलते डबल इंजन की सरकार का जो फार्मूला है वो सफल होगा। नहीं तो फिर अकेले में तो दिक्कत आनी, जैसा आपने जो आशंका जताई है वो हम सबकी आशंका है, लेकिन दिल्ली से मदद मिली तो ये आशंका कम भी हो जाएंगी। रंजन जी, आपने तीनों साथियों को सुना, क्या लगता है डॉक्टर मोहन यादव अपनी कठोरता को कितना लंबे समय तक बरकरार रखेंगे, और जितना लंबे समय चलेगी उतने लंबे समय वो मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में याद भी किए जाएंगे? रमेश जी, आपका इसमें क्या, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में कि किस ढंग से देखते हैं उनकी जो प्रशासनिक कठोरता, जो दक्षता वो दिखा रहे हैं, ये जितना लंबा चलेगी वो मध्य प्रदेश में उतने लोकप्रिय सीएम के रूप में याद किए जाएंगे? निश्चित रूप से ये जो उनकी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, इस प्रशासनिक शक्ति से प्रशासन सक्रिय होगा और अगर ये निरंतर रही तो वो याद किए जाएंगे। किसी दो मुख्यमंत्रियों का मैं नाम लेना चाहूंगा कि उनके निर्णयों को लेकर के विपरीत हो सकता है, लेकिन प्रशासन पर जो कंट्रोल उनका था, जैसे वीरेंद्र कुमार सकलेचा और अर्जुन सिंह, उन दोनों का जो प्रशासन पर कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं जो आरंभिक काल में शक्ति दिखाई थी, जब 77 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री बने या 80 में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो जो आरंभिक शक्ति दिखाई अधिकारियों को खास तौर से, उसके कारण कहीं ना कहीं अगर उन्होंने पर्ची पर भी लिख दिया है तो उस आदेश का पालन होता था। वरना हमने दो मुख्यमंत्री तो ऐसे भी देखे कि अधिकारी नोटशीट ही वापस कर देते थे। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रशासनिक शक्ति है, ये मैं समझता हूँ नीतियों के क्रियान्वयन में कारगर रहेगी और इस शक्ति को बनाए रखना चाहिए। जी संदीप जी, जितना लंबा इनका प्रशासनिक कठोरता रहेगी उतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि सरकार की छवि जनता के बीच में बेहतर होगी। मैं एक बार फिर पूछता हूं रंजन जी से। रंजन जी, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज़ नहीं आ रही, ऑडियो की दिक्कत है। संदीप जी, आपकी राय इसमें? स्वाभाविक सी बात है, जब आप प्रशासन को कसावट लाने वाले फैसले लेते हैं तो जनता में एक बेहतर संदेश जाता है। जो भी सरकारी मशीनरी से जुड़े अधिकारी होते हैं वो जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कसावट, जैसा भी सभी लोग कह रहे थे कि कितने दिन चलती है, गौरव जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, आर्थिक पक्ष का। क्या वाकई में आपने उसके भी तोड़ ढूंढे हैं? डबल इंजन की सरकार, ये बात ठीक है, लेकिन क्या उसके भी रास्ते खोजे जा रहे हैं? ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन अगर कठोरता बरकरार रही प्रशासनिक तौर पर, मुख्यमंत्री का रवैया यही रहा और साथ में मंत्रियों का, देखिए उनके साथ जो टीम है, मुख्यमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके साथ जो टीम है उसका नजरिया और रवैया बड़ा निर्भर करेगा सरकार की छवि बनाने में और बिगाड़ने में। क्योंकि एक मंत्री की कारगुजारी बिल्कुल सरकार के चेहरे पे, देखिए मैं वही कह रहा था राघवेंद्र जी की सरकार की कठोरता का असर प्रशासनिक मशीनरी पर पड़ता है। और मशीनरी, मैं ये नहीं कहता कि डरा के चलना चाहिए, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि अगर हम सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेंगे, जनता के हित में काम नहीं करेंगे, तो हम पर कार्रवाई हो सकती है। ये डर भी जरूरी है, कहीं ना कहीं कसावट के साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये डर भी होना चाहिए कि हमारे काम पर भी कोई नजर रख रहा है। अगर ऐसे फैसले लिए जाएंगे, मुझे लगता है तो आने वाले समय में राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ये कितने दिन चलेंगे इस तरह के फैसले, कितने दिन चलेगी इस तरह की सख्ती, ये तो समय तय करेगा। बिल्कुल। गौरव जी, मध्य प्रदेश में पुराने मुख्यमंत्री की रमेश शर्मा जी ने बात की थी, उसमें वीरेंद्र कुमार सकलेचा का नाम भी आया, अर्जुन सिंह का भी आया। अक्सर सकलेचा जी के बारे में लोग कहते थे कि उनकी मूछें बड़ी छोटी, हिटलर कट की बात होती थी कि हिटलर जैसे सख्त है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। अर्जुन सिंह के बारे में कहते थे कि वो बहुत संवेदनशील हैं और जब वो किसी को, अधिकारी को आंखों की कोर से देखते चश्मे की, तो समझ लीजिए कि कोई कठोर फैसला उनकी तरफ से आने वाला है। ये दो मुख्यमंत्रियों की बात है। लेकिन सुंदरलाल पटवा का नाम भी एक वाकपटु और जिसे कहते हैं चतुर मुख्यमंत्री के रूप में लोग याद करते थे कि वो भी बहुत, हालांकि कार्यकाल उनका कम रहा, लेकिन वो भी अपने कामकाज के रूप में जाने गए हैं। आपकी राय, मोहन यादव इन सब में कितने मुख्यमंत्रियों के निकट बैठते हैं और कितना लंबा वो अपनी इस कठोरता को कायम रख पाएंगे? राघवेंद्र जी, हर मुख्यमंत्री की एक अलग कार्यशैली होती है। ये तो रमेश जी ने जो अर्जुन सिंह जी की बात की, उसके बाद सकलेचा जी की बात की, आप पटवा जी की कह रहे हैं। इस मामले में, विजनरी मुख्यमंत्री के मामले में थोड़ा सा मैं कमलनाथ जी को भी मानता हूं, जिन्होंने
ब्यूरोक्रेसी पर एक नियंत्रण करने की कोशिश की थी। जो आरोप लगे वो एक अलग बात है जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, अधिकारियों ने उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की प्रोजेक्ट को लेकर के, राजनीतिक संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, निजी संबंधों की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकाज कामकाज से संबंधित जो रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, उसमें वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। शिवराज जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते थे। तो अब देखना ये है कि ये सारी चीजें हर मुख्यमंत्री में कहीं ना कहीं एक गुण अलग होता था। हालांकि मोहन यादव ने अभी पहला महीना ही अपना पूरा किया है, अभी टाइम लगेगा इनको समझने में, इनको प्रशासन भी समझना है और प्रशासन को भी मोहन यादव की कार्यशैली को समझना है। मैं भगवान से उम्मीद यही करता हूं कि वो बेहतर से बेहतर काम करें, जिससे जो मध्य प्रदेश में आने वाले समय की अस्थिरतापूर्ण वातावरण है उसको खत्म करने में सफलता प्राप्त हो। सफल होंगे, कितने सफल होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान में किसी भी मुख्यमंत्री के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि उन्होंने उतना ज्यादा काम नहीं किया। बिल्कुल। दरअसल एक चीज और है कि जो बीच में बात आई थी कि टीम काम करती है, अकेला एक मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हमारा कहना कई बार वन मैन आर्मी होती है। अगर मोहन यादव जिस ढंग से काम कर रहे हैं, 2-4 मंत्री भी उनकी तरह कदम ताल करेंगे तो सरकार का असर, सरकार की धमक जनता के बीच में सुनाई देगी। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं रमेश शर्मा जी की तरफ आ रहा हूँ। रमेश शर्मा जी, दरअसल भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें होती है, लोग ये भी कहते हैं कि ये खत्म नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं खत्म ना हो, कम तो हो सकता है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि वो अधिकारी बड़ा ईमानदार, बड़ा अच्छा मानते हैं जो पैसे लेकर काम कर देता है, उसको लोग भ्रष्टाचारी नहीं कहते। शिकायतें या आलोचना उसकी ज़्यादा करते हैं जो पैसे भी लेता और काम भी नहीं करता। कम से कम मोहन यादव की सरकार में इतना तो हो कि पैसे भी कम लगे और काम भी समय सीमा के भीतर हो जाए, तो लोग कह सकते हैं कि हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सरकार में लोग पैसे तो खाते मगर काम भी कर देते हैं, और अब तो इतना हो गया कि जो पहले पैसे खाते थे उसकी तुलना में थोड़ी सी कीमत कम हो गई है, रेट घट गया है। आपकी छोटी सी राय, हालांकि ये मजाकिया सवाल भी हो सकता है, लेकिन ये मन में लोगों का दुख है। जी देखिए, मोटे तौर पर दो बात है, ये जो भ्रष्टाचार और पैसे का तो ऐसा जड़ गहरा हो गया है कि उसको तो भगवान जी दूर कर सकते हैं, किसी इंसान में ताकत नहीं। लेकिन एक बात जरूर, जो मोहन यादव जी की जो वर्किंग है उससे ये जो पैसे का लेन देन है ये बिल्कुल घटेगा। और लिख लीजिए, ये काम समय पर पूरे होंगे, ये आप कुछ दिनों में रिजल्ट देखेंगे। जी, अंतिम टिप्पणी आपकी एक एक दो वाक्यों में। संदीप जी, जो बात शर्मा जी ने कही है उस पर। देखिए, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, शुरुआत में ही कमियां खोजना बेहतर नहीं होगा। मुझे लगता है कि आने वाला समय इसके लिए तय करेगा कितनी ईमानदारी होती है, कितना कम पैसा लगता है और कितना बेहतर काम होता है। लेकिन शुरुआत में तो ये लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर तो चलेगी अभी। ठीक, गौरव जी आपकी टिप्पणी इस पर। सरकार सफल हो, जनता का काम सफल हो, बस यही उम्मीद करता हूं। चलिए, उम्मीद पर आसमान टिका हम कह सकते हैं। नई सरकार है, नवाचार है, नए प्रयोग है और नई उम्मीदों का आसमान है और नया साल भी है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि मोहन यादव कुछ ऐसा करेंगे कि जनता उन पर मोहित हो जाए और लोग कहें कि ये मोहिनी सरकार है। और इसका असर, अगर सरकार ने बेहतर काम किया तो आम चुनाव में जो परिणाम है वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। गौरव जी आपका साधुवाद, संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में से लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।